Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Today the topic for our support group is, or you could call it training, that is learning disabilities and special needs. और इसको करने का मतलब ये है, ये मकसद ये है कि समटाइम जब हम लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करते हैं तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी दैट इज़ कॉल्ड इनविजिबल डिसेबिलिटी या हिडन डिसेबिलिटीज को हम कह सकते हैं बिकॉज अगर हम बाकी डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डाउन सिंड्रोम वगैरह होती है, सेरेब्रल पॉल्सी होती है, इन दैट अ चाइल्ड और अडल्ट इज एपरेंट कि उसको प्रॉब्लम है, उसको मूवमेंट में इशू है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दैट। सो या उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है। बट इफ यू टॉक अबाउट disability that is hidden or in the form of you could say ke let me open screen. लेकिन हम इसकी बात करें तो इसमें हमें आइडिया नहीं होता कि द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड स्पेशल नीड्स। So what is basically learning disabilities? Learning disability is a general term that describes specific kind of learning problem. Learning से मुराद मेरी रीडिंग एंड राइटिंग की प्रॉब्लम है। बाकी डेली टास्क वाला भी इनके प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हमें लर्निंग से हमारे माइंड में जो है मैथमेटिक्स आता है, हमारे माइंड में इंग्लिश आता है, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती है दैट रिलेटेड टू एकेडमिक एंड यूजिंग सर्टन स्किल द स्किल मोस्ट इज अफेक्टेड। जैसे होते हैं रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, मैथमेटिक्स होती है, लिसनिंग प्रॉब्लम होती है, प्रोसेसिंग इश्यूज होते हैं, देन स्पेसिंग का इशू भी हो सकता है, और मैथमेटिक्स मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है, बताया है कि मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट इज सम हाउ यू कुड से कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है दैट इज हैम्परिंग अदर फंक्शन एज वेल। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना लर्निंग डिसेबिलिटी को डिफाइन करूंगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफाइन किया, थोड़ा सा मैं इसकी कैटेगरी करूंगी, बिकॉज टुडे द टॉपिक दैट वी आर डूइंग इज मोर लाइक कि बाकी और कौन सी फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एडीएचडी है तो क्या उसमें इशू है कि नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट अदर थिंग्स, अबाउट अदर डिसेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। When we talk about learning disability तो ये कुछ there are few things that we need to consider के the child might have trouble in learning alphabet। अब अगर हम बाकी डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, जैसे हम एमआर की बात करें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, तो उसमें ये इशू होता है कि जो बच्चा होता है उसको उसको स्पीच तो होती है, बट द पॉइंट इज दे डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट के बच्चे को एबीसी क्यों नहीं आ रही। वो कहते हैं बच्चा बोलते हैं लेकिन उसको एबीसी नहीं आ रही। देन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू द राइमिंग, कनेक्ट लेटर और देयर साउंड्स, वो कनेक्ट नहीं कर पाता। दे आल्सो मेक मिस्टेक व्हेन रीडिंग अलाउड, जॉइनिंग नहीं कर पाएगा, रीडिंग नहीं कर पाएगा, जैसे आई टोल्ड यू अबाउट राइमिंग द वर्ड्स। ओके, कनेक्टिंग लेटर्स टू देयर साउंड्स वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि बच्चे की स्पीच है, बच्चा बोल सकता है, बच्चा सुन सकता है, बच्चा देख सकता है, लेकिन वो अल्फाबेट को सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता। सो दिस इज, इसके बारे में कैसे, दैट इज सम फॉर्म ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि साउंड भी बना सकता, फिर वो जब रीडिंग ऊंची करेगा द प्रॉब्लम होगी उसको ऊंचा पढ़ने में, गलतियां करेगा बहुत ज़्यादा, एंड रिपीट करने में इशू होगा, और बार बार रुकेगा भी, बार बार रिपीट भी करेगा, ममलिंग भी करेगा, और लफ्ज़ कुछ ऐसे तरीके से अदा भी ना कर सके। मे नॉट अंडरस्टैंड मैन ही और शी रीड। और अक्सर ऐसा भी होता है कि समटाइम बच्चा ब्लैंकली रीडिंग कर रहा होता है, बट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ने से क्या मतलब है। इशू होगा रीडिंग में, इन द राइटिंग आल्सो, स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, हैंड राइटिंग मैसी हो सकती है, पेंसिल से। चुप करो, मुझे मैं मीटिंग है, सुनने दो। फाइनली जब आप लोग मीटिंग अटेंड करते प्लीज अपने जो है काइंडली अपने जो है बंद कर लिया करें माइक, माइक बंद कर लिया, थैंक यू। सो लिमिटेड वोकैबुलरी, ज़्यादा वोकैबुलरी बच्चे के पास नहीं होगी, एंड समटाइम्स साउंड्स और लेटर्स को कनेक्शन करने में इसको इशू हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स होते हैं, उसमें हेयरिंग में बच्चों को इशू होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं अबाउट द अल्फ़ाबेटिकल साउंड ऑफ फन ऑफ व्हाट इट इज़ कॉल्ड, जो हमारे ए आई ई ओ यू वाले साउंड होते हैं, उसमें जो उसको हम
वॉवल्स कहते हैं उसमें इशू होता है, समटाइम कॉन्सोनेंट में भी इशू होता है, समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लफ्ज का जो स्टार्टिंग साउंड तो अलग होता है, आखिर साउंड में अलग होता है, तो चाइल्ड कुड हैव प्रॉब्लम्स इन दोस टू. So so the next thing is side of it. Okay. The other point which a child could have, डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पाएगा बच्चा. साउंड्स जैसे मैंने बताया ना कि फॉर एग्जांपल जैसे ही का ही शी, ये हमारे बहुत से साउंड होते हैं कि हे या हाय, तो उनकी स्पेलिंग में इसको इशू हो सकता है. सिमिलर साउंड में इशू हो सकता है उसको. ओके. नेक्स्ट इज और समटाइम जब बच्चा क्वेश्चन पूछे जाता है बच्चे से, तो उसको उसका जवाब देने में भी इशू हो सकता है दैट व्हाट इज गोइंग अराउंड, मुझसे क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत टाइम लगेगा उसको समझने में से क्या क्वेश्चन पूछा गया है. नहीं. नेक्स्ट थिंग इज सोशल रूल्स को फॉलो करने में इसको इशू होगा. उसको ये आइडिया नहीं हो सकता कि क्लासरूम में कैसे बैठे, में अपनी बारी का इंतजार करना है. टर्न टेकिंग में इशू हो सकता है कि पहले वो जो है टर्न अपनी टर्न का वेट नहीं करेगा, पहले ही बोल पड़ेगा. क्लासरूम में कोई एक्टिविटी वगैरह हो रही, ग्रुप एक्टिविटी, तो ग्रुप को रूल फॉलो नहीं करेगा. एंड आल्सो समटाइम बहुत करीब खड़ा हो सकता है टीचर के, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा, आगे बैठना चाहेगा, बाबा हाथ खड़ा करेगा तो सबसे पीछे रहेगा. एंड उसमें आपने समटाइम ऐसा भी कि जरूरी नहीं कि जिन बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो. आई एम टॉकिंग अबाउट इफ दे हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है. सिंबल्स में इशू मैंने पहले बता दिया है. स्टोरी बताने में ऑर्डर से ऑर्डर में करने में इनको इशू हो सकता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट टास्क जो भी उनको दिया जाएगा उसको शायद प्रॉपर तरीके से कंप्लीट ना कर पाए, उससे उनको और ज्यादा मसाइल भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने की होती है अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी के इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और पार्टिसिपेशन में कितना इशू. अब इम्पेयरमेंट किस लेवल की है, इधर साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है और डेफिसिट एब्नॉर्मलिटीज भी हो सकती है, सच एज कोई न्यूरल ट्यूबल जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की फॉर्म हो गई. ये इम्पेयरमेंट भी हो सकती है अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी को देखें. समटाइम फंक्शनल डिस्ट्रप्टिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई बंदे का बच्चे के अंदर एबिलिटी नहीं होती किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. मूवमेंट टास्क जैसे वॉक करना, देखना, बोलना, लैंग्वेज सही तरीके से एक्वायर नहीं करते, उन बच्चों को भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं. तो फिर पार्टिसिपेशन मीन्स ये कि आपने जब हम बात करते हैं कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, तो उन दोनों ने एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करना होता है, जवाब एक दूसरे को देना होता है. तो यहाँ पे इशू आ सकता है फिर. और ये मसला ये है कि ये सिर्फ स्कूल तक नहीं, ये कॉलेज में भी बच्चों को ये इशू होंगे जब वो बड़े होंगे. और ये एम्प्लॉयमेंट में भी इशू होता है, उनको प्रोफेशन में भी इशू, तो बाकी लाइफ में भी इनको इशू हो सकते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पार्टिसिपेशन के वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जॉब में होती है तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है उनको भी परफॉर्म करने में उनको वहाँ पे इशू होगा. ना सबसे पहले हम बात करते हैं जो टाइप्स, जो टाइप बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं, जो कि है जिसके बारे में हम कह सकते हैं दैट इज डिसलेक्सिया है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं कि व्हाट इज डिसलेक्सिया. एक टर्म है बहुत ज़्यादा, और दैट इज बेसिकली रीडिंग और राइटिंग की डिफिकल्टी होती है, डिसलेक्सिया. नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया. अब जो डिस्ग्राफिया होती है ये बेसिकली रेफर टू डिफिकल्टी इन राइटिंग. बच्चे को लिखने में इशू होगा, प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाएगा, प्रॉपर तरीके से जो है वो जो है लफ्ज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. ना ही प्रोड्यूस करने से मेरा मतलब ये है कि लिख नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से. जैसे वो लफ्ज लिखा उसको उस तरीके से लिख नहीं पाएगा. पूरी कॉपी के अंदर उसने डब्ल्यू लिखा होगा, या ABC जो उसने लिखी हुई है वो स्पाइरल फॉर्म में जा रही है, वो 3 लाइनों का ख्याल नहीं रखा. तो दैट इज समहाउ अ फॉर्म ऑफ, यू कुड से कि लर्निंग डिसेबिलिटी की फॉर्म है. ठीक है. नाउ डिस्कैलकुलेट. डिस्कैलकुलेट बेसिकली हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम कहते हैं, और ये बच्चों को इशू होता है मैथमेटिक्स करने में, कि उनको हिसाब में मसला होता है, उनको नंबर्स का नहीं पता. तो फॉर एग्जांपल अगर THR हम 3 लिखेंगे, तो उनको ये आइडिया नहीं कि 3 जो अगर वो 3 है तो दे आर सेम, यानी अगर हम वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करें तो उनका मसला मतलब सेम होता है. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और लोगों को आइडिया नहीं होता, जिसका इसको हम डिस्प्लेक्सिया कहते हैं. डिस्प्लेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको डिफिकल्टी भी कहते हैं, और बेसिकली मोटर स्किल के प्रॉब्लम होती है. ठीक है. अब मोटर डिफिकल्टी होती है, उनको प्रॉब्लम है, मतलब चलने फिरने में, मूवमेंट करने में, हाथ वगैरह लाने में उनको मसला होता है. कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से दोनों हाथों की कोऑर्डिनेशन नहीं होती, देख कहीं और होते हैं और वो सही तरीके से लिख भी नहीं पाते. बोर्ड में देखने में उनको मसला हो सकता है. कटिंग वगैरह में इशू, जैसे फाइन मोटर की एक्टिविटी, राइटिंग में भी इशू हो सकता है, प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाएंगे. रनिंग और जंपिंग में भी इशू होगा. इशू इस वजह से भी हो सकता है कि ब्रेन तक जो
इंफॉर्मेशन जाती है जहन तक, जो इंफॉर्मेशन जाती है वो फुलफिल नहीं हो पाती, उसको जाने में टाइम लग जाता है। वो सही तरीके से बच्चे को समझ नहीं आती कि अगर समझ भी आ रही तो वो अपने हाथ को उसके अकॉर्डिंग नहीं हिला सकता। जैसे साइन दैट योर चाइल्ड माइट हैव अ मोटर कोऑर्डिनेशन डिसेबिलिटी इंक्लूड प्रॉब्लम इन फिजिकल एबिलिटीज, भागने में, झूला लेने में मसला होता है, साइकिल चलाने में मसला हो सकता है, उसके अलावा पेंसिल होल्डिंग में मसला हो सकता है, कपड़े पहनने में मसला होता है, शू टाई जो हम करते हैं वो लेस में भी इनको इश्यू हो सकता है, सॉक्स पहनने में इशू हो सकता है, बैग पहनने में इशू हो सकता है, इवन खाने में भी इशू हो सकता है। तो दैट इज बेसिकली डिस्प्रेक्सिया। जो नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी या डिफिकल्टी जिसकी मैं बात करूंगी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, दैट इज अफेजिया डिस्फेजिया। ठीक है, वो क्या, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग प्रॉब्लम। अब इसको मैंने इस वजह से ऐड किया है कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चों की स्पीच नहीं है, तो क्या कहते हैं दैट इनको ये इसको ऑटिज्म है। और मैंने हमेशा बोला है, मैं बार बार चीज के बारे में कहती हूँ कि ऑटिज्म सिर्फ स्पीच का मसला, इसमें बहुत सारे मसाइल भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे बच्चों के मसाइल होते हैं जिनमें बच्चे की लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, इनमें से एक अफेजिया डिस्फेजिया भी है, जिनमें एंड द चाइल्ड इज एबल टू, वो या तो उसको अंडरस्टैंड कर पाता है ना उसको रिप्रोड्यूस कर पाता है। लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग में जितने भी टास्क होंगे उनमें बच्चों का मसला हो सकता है, प्रॉब्लम वर्बल लैंग्वेज कम्युनिकेशन में इशू होगा, बच्चे सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे, सही तरीके से चीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उनको ये कहा जाएगा कि आपने लिखना है, तो लिखने का टास्क जो है वो शायद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, लेकिन जो वर्बल है जवाब देना, वो शायद वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा फ्लुएंसी इन स्पीच में फ्लुएंसी नहीं हो सकती, रुक रुक के बात कर सकते हैं, अगर आप उनको टोक दो तो सारी बात भूल जाएंगे, तो उनको दोबारा से वो पूरी बात करनी पड़ती है। इट्स मोर लाइक अ न्यूरोलॉजिकल फॉर्म ऑफ थिंग कि बच्चा जो है वो नहीं कर पा रहा, वर्बल कमांड सही तरीके से नहीं कर पा रहा। ये अक्सर हमारे, अगर हम कम्युनिकेशन देखें या हम एजुकेशन टास्क देखें, उस सब में बच्चों को ये कहा जाता है आप चीज सुनाएं, चलो खड़े होके एबीसी सुनाओ। बच्चे जब नहीं सुना पाते तो उसको पूरी क्लास जो है तनकीद का निशाना बनाती है, बच्चों को उसको मजाक उड़ाते हैं, टीचर उसको बहुत डांटती है, उनको ये आइडिया नहीं होता कि बच्चे की ये कंडीशन हो सकता है, उसको फेजिया हो सकता है, डिस्प्रेक्सिया हो सकता है, अफेजिया है उसको। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट इज द फ्लुएंसी ऑफ स्पीच एंड द वे टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड डायरेक्शन एंड लाइफ। यानी कि जब बच्चे को समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखिए उसका वो मैकेनिज्म ही स्लो है, फ्लुएंट स्पीच है ही नहीं, जब वो सही तरीके से बोल ही पा रहा, तो इट मीन दैट कि वो जब सुनता भी है तो वो भी उसके वहां तक जाने में भी मसला है। सो जिस वजह से बच्चे को प्रॉब्लम है, यही रीजन है कि हमारे जितने भी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो जुबानी बहुत सारी चीजें होती है, ओरल टेस्ट होते हैं हमारे, नाजरा जैसे हमारा ओरल होता है, तो बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा जो है वो ओरली सब कुछ जल्दी जल्दी सुना देगा। सो समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होता, बच्चा नहीं सुना सकता, बहुत सारी रीजन होती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, फेजिया जैसे किसी फॉर्म में हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को आइडिया हो, दैट इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब इसमें जब हम सेंसिटिव डिफरेंसेस की बात करते हैं तो सम हाउ सेंसिटिव डिफरेंसेस किसी ना किसी फॉर्म में इसमें इन बच्चों में भी हो सकते हैं। इट्स मीन दैट द चाइल्ड डोंट हैव एबिलिटी, कि उसके पास एबिलिटी नहीं है ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल और रिसेप्टिव लैंग्वेज की। ऑडिटरी मतलब सुनने में मसला है, सुनने में जो प्रोसेसिंग होती है, जो तरीका होता है, उसमें बच्चे तक वो चीज नहीं पहुंच पाती प्रॉपर तरीके से। इट मीन्स दैट कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बच्चों को इतनी सारी चीजें दिखा दी कि हाँ ये चीज ये है, ये एप्पल है, बनाना है, ये सब चीजें हैं, बच्चा बच्चे की रिसेप्शन नहीं हो रही सही तरीके से, प्रॉब्लम हो रहा है उसको समझने में, सुनने में, अपने जहन में उसको दोहराने में, तो उसको हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को, देखिए अब इस वजह से भी बच्चों को स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है, बट लोगों को लगता है कि बच्चों को स्पीच है तो ऑटिज्म है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। और बहुत सारी रीजन होती है जिसके वजह से स्पीच में प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो सिर्फ ऑटिज्म नहीं तो और बहुत की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे मैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग की वजह से मैंने फेजिया भी बताया यहाँ पे। तो देखिए जब बच्चा रिसीव नहीं कर पा रहा, उसकी रिसेप्शन सही तरीके से नहीं हो रही, समझ नहीं पा रहा सही तरीके से, सीख नहीं पा रहा, तो जहाँ पे जहन में रजिस्टर नहीं होती वो चीज, इट मीन्स दैट द एबिलिटी टू हियर थिंग्स करेक्टली, सही तरीके से नहीं पढ़ पाता। जब वो नहीं पढ़ पाता तो रीड भी नहीं कर सकता, जब रीड सही तरीके से नहीं कर सकता, लिख भी नहीं सकेगा। और यहाँ पे एक और चीज, अगर वो सही तरीके से सुन नहीं सकता तो सही बोल भी नहीं पाएगा, सो राइटिंग में भी इशू आएगा, स्पेलिंग में भी इशू आएगा। इट्स आल्सो इनएबिलिटी टू सबटल डिफरेंस इन द साउंड, और बहुत दफा ऐसा होता है कि साउंड को डिफरेंशिएट करने, मतलब डिफरेंट साउंड को मल्टी करने में मसला आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कुछ स्पेलिंग में जिसमें यू और ए की साउंड समटाइम्स सेम आ रही होती है, तो उसको समझ नहीं आती कि यहाँ पे यू बोला गया, यहाँ पे ए बोला गया, यहाँ पे या हेयर है या हेयर है, कौन सा हेयर है, ये सुनने वाला हेयर है, ये वाला हेयर है।
में हम किसकी बात करें। सो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और शायद आपको इसके बाद आइडिया होगा क्यों हमारे बच्चे जो हैं उनका शायद IQ अबव एवरेज, शायद एवरेज IQ, लेकिन उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा देखने में ठीक है, बच्चा सही तरीके से सब कुछ करता है, पर क्यों उसकी एजुकेशन मुतासिर हो रही है, क्यों बच्चा क्लासरूम में सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये सब उसकी रीजन हो सकती हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में रीडिंग एंड राइटिंग में वो जब ABC जो है वो उसको ABC का साउंड नहीं आ रहा, उसको ए ब ख ड ये साउंड नहीं आ रहे, तो वो याद कैसे करेगा, वो रीड कैसे करेगा, वो राइट कैसे करेगा। और हमारी जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो इसी के ऊपर बेस करता है, वो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर बेस करता है। सो नाउ वी कैन, शायद आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि क्या रीजन है। अब यहाँ पे एक और चीज दी है जिसको विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ये जैसे इस तरह से होती है, जैसे मुझे याद है आई वाज वर्किंग विद अ चाइल्ड, और उसने मुझे कहा कि वो जब भी बोर्ड के ऊपर रेड कलर से कुछ लिखा तो उसको नजर नहीं आता। हमारे शायद हम जब खुद साइंस पढ़ते तो उसमें एक कॉन्सेप्ट कलर ब्लाइंडनेस का कहते हैं, कुछ बच्चों को कुछ कलर नजर आते, कुछ को कुछ नजर नहीं आते, कुछ को क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक कलर्स नजर नहीं आते, कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं। लेकिन लेट्स सी कि विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है। अब बच्चे की विजुअल परसेप्शन परसेप्शन का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज देखते हैं तो उसको जहन में क्या रिसीव करते हैं, क्या समझ आते हैं, क्या चीज है सामने, उसमें इशू हो सकता है। मिसिंग इंपॉर्टेंट डिफरेंट शेप में डिफरेंस है, रिवर्स हम करते हैं उसमें डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल B और D में डिफरेंस क्या है, अगर हम छोटा b लिखे, छोटा b छोटे d में क्या डिफरेंस है, N और U में क्या डिफरेंस है, M और W में क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पे वो बच्चों को इशू हो सकता है। और हमें पता है बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में ये लिखते हैं, अगर हम डेवलपमेंटली देखा जाए तो उसमें एक हद तक जो है एक क्लासरूम तक अगर शायद 7 8 तक हम कहें कि चले हाँ बच्चे मिस्टेक कर सकते, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली मिस्टेक करें इट मींस दैट द चाइल्ड हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये वो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से जो है उन बच्चों का है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्किप। जैसे मैंने कहा लाइन स्किप करेगा, प्रॉब्लम है आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, लिखना है लाइन से ऊपर नीचे लिख लेंगे वो बच्चे, कहीं और लिख लेंगे, जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग अराउंड। प्रोफेशनल इसको हम रेफर करते हैं, विजुअल प्रोसेसिंग भी हम रेफर सब कुछ कहेंगे कि उसको नजर से ही नहीं आता उसको ग्लासेस लगा दें। एंड इसी की वजह से आपके प्लीज मोटर स्किल भी आपके प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, रीडिंग भी मुतासिर हो सकती है, कंप्रीहेंशन भी मुतासिर होती है, मैथमेटिक्स भी इसकी वजह से आपकी मुतासिर हो सकती है। सो जो भी हम विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बात अगर हम बात करते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि वो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जितनी भी है, अगर विजुअल है चाहे ऑडिटरी है, सो ये भी एक रीजन है बच्चों के सीखने का, ना समझने का। okay. अभी एक टेबल है जिसपे मैं सब चीजें जो है ना मैंने प्रॉपर तरीके से लिखी थी, प्रॉपर तो मैंने मतलब टू द पॉइंट लिखी हुई कि बेसिकली कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर्स के, उसके बाद मैं 2 3 चीजें और भी मेंशन करूंगी जिसकी वजह से बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम हैम्पर होती है। अब सबसे पहले जो टाइप ऑफ डिसऑर्डर है दैट इज डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी विद रीडिंग। अच्छा रीडिंग में है तो राइटिंग में भी डिफिकल्टी आएगी इन बच्चों के। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि रीडिंग में मसला है, जब वो बच्चा रीड नहीं कर पाएगा तो वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसको। इसमें रीडिंग भी देखें प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है और बोलने में भी इशू होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्कैलकुलिया, डिफिकल्टी विद मैथ, डूइंग मैथ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग मैथ, यूजिंग मनी, टाइम टेबल इशू होगा, उनको टाइम को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी के बारे में नहीं बता सकते, स्केड्यूलिंग चीजें नहीं कर सकते, और बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को हो सकते हैं। इवन ये प्रॉब्लम्स अडल्ट को भी होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया, डिफिकल्टी विद राइटिंग। जैसे मैंने कहा कि आई वाज वर्किंग विद अ गर्ल, पूरे पेज के ऊपर ABC वो लिख देती होती थी, उसको हम जितना मना करते थे कि नहीं लिखना, उसको रब जितनी दफा रब करते उतनी दफा लिखती होती थी, अगर नहीं तो एक दफा तो जरूर लिखती। फिर हमें उसको साथ वो अपनी डिफरेंट टेक्निक्स करनी पड़ती थी उसको काम कराने के लिए। बट द पॉइंट इज दैट कि ओवर हियर वी आर जस्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इन मसाइल का अगर आपको पता है तो आप इसको, अगर आपको समझ आती है तो फिर आप रेलेवेंट प्रोफेशनल के पास जाके अपने बच्चों के को लेके जो उनकी वहाँ पे असेसमेंट करवाएं, उनके साथ वहाँ पे काम करें। सो डिस्ग्राफी हो गया। नेक्स्ट मैंने बात की डिस्प्रेग्जिया सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर जिसको भी हम कहते हैं, डिफिकल्टी विद द मोटर स्किल, आई हैंड शो आ गया नेट का, आई थिंक वी आर बैक नाउ। तो लेट्स स्टार्ट, हम जान से स्टार्ट किया। आप लोगों को नजर आ रहा है? कोई भी अपना हाथ जो है ना थम्स अप करें, कोई भी। आई थिंक आपको समझ नजर आ रही है, ठीक है। सो डिस्प्रेक्सिया सेंसिटिव इंटीग्रेशन डिसऑर्डर है, जिनको सेंसिटिव डिफरेंसेस हो सकते हैं इनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस में इशू है, लिखने में मसला हो सकता है, देख के लिखने में मसला हो सकता है, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे टास्क हमने मैनुअल करने होते हैं, हाथों से करने होते हैं, उसमें बच्चों को इशू हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्फेजिया फेजिया,
लर्निंग लैंग्वेज स्पेशली इशू है यहाँ पे बच्चों के साथ। और मैंने आपको ये इसलिए मेंशन किया है कि जिन बच्चों को अफेजिया होता है और बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑडिटरी की बात करें, विजुअल प्रोसेसिंग की बात करें, इन बच्चों को भी लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी प्रोफेशनल्स भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट जिनको आइडिया नहीं है तो वो भी इस तरह से करते हैं कि अगर बच्चे को स्पीच नहीं, उनको फौरन से पहले ऑटिज्म कह दिया जाता है। एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज नॉट ऑटिज्म। ऑटिज्म में और बहुत सारी चीजें भी होती हैं, तो सिर्फ लैंग्वेज के फैक्टर, तो जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको ऑटिज्म होता है, उनकी तो स्पीच होती है। सो इट इज मोर देन दैट। और स्पीच, कम्युनिकेशन, comprehension बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है if you talk about speech therapy and language therapy. Okay, so auditory processing disorder है, इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी। एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें भी रीडिंग, मैप्स, चार्ट, सिंबल, पिक्चर्स, यहाँ पे हर तरह से प्रॉब्लम होगी बच्चों को। इवन मेरे हाथ से हम लैंग्वेज में भी इशू होगा यहाँ पे बच्चों को। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू अदर कंडीशंस जिनमें अब ये देखिए, जितने भी बच्चे को होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर नहीं भी तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब मोर और लेस, अगर शायद आपको मेरा पिछला सेशन याद हो जो हमने इनविजिबल डिसेबिलिटीज के बारे में किया था, दैट इज अनदर फॉर्म, लाइक जिसको हम हिडन डिसेबिलिटीज कहते हैं। और जो लोगों को नजर नहीं आती बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट के अगर बच्चों को ये मसाइल हैं तो उनको लर्निंग में प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपनी जिंदगी गुजारने में मसाइल होते हैं। सो वी नीड स्पेशल फॉर्म ऑफ इफ यू से दैट कि हमें स्पेशल तरह के इनको रीडिंग इक्विपमेंट चाहिए होता है, क्लासरूम का माहौल स्पेशल तरह का चाहिए होता है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हिडन डिसेबिलिटीज, ताकि लोगों को समझ एटलीस्ट आना शुरू हो जाए, पेरेंट्स से समझ आना शुरू हो जाए, दे कैन डू समथिंग एट होम। नाउ एडीएचडी का अगर हम देखा जाए, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना, ये बच्चा तो देखने में ठीक है, उसको तो कोई इशू नहीं है, ये तो बस ढीठ है, ये लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग थ्रू विद द चाइल्ड। एडीएचडी की अगर हम बात करें, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अगर एक बच्चे के पास रिटेंशन नहीं, अटेंशन नहीं दे सकता, वो 1 मिनट नहीं बैठ सकता, 1 मिनट क्या 30 सेकंड या 4-5 सेकंड से ज्यादा वो नहीं सुन सकता, इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है, इट मींस दैट उसकी लर्निंग प्रॉब्लम्स भी होंगी उसके साथ। वो नहीं रीड पढ़ कर पाएगा, वो नहीं राइट कर पाएगा, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा। अगर वो क्लास में अटेंशन नहीं दे रहा तो उसको समझ नहीं टीचर ने क्या बोला, सवाल कैसे कराया, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैम्पर द चाइल्ड एजुकेशन ऑन अ बिगर लेवल। फिर लर्निंग जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टर्ब हो रही, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, फोकस जब नहीं करेंगे तो होमवर्क नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। हर फॉर्म ऑफ लर्निंग जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, वो रीडिंग से लेकर राइटिंग से लेकर ग्रुप में पार्टिसिपेशन से लेकर होमवर्क करने तक, क्लासरूम का काम करने तक, टीचर को सुनने तक, कमांड फॉलो तक, उस सब में टेंशन चाहिए होती है। इफ अ चाइल्ड कैन नॉट डू दैट, तो डेफिनेटली द चाइल्ड इज गोइंग टू स्टे बिहाइंड फ्रॉम द होल क्लास। सो इट्स नॉट अबाउट कि उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इट्स मोर अबाउट कि उसको अपने एडीएचडी की वजह से चाइल्ड हैव लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड लर्निंग डिफिकल्टीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म की वजह से बच्चे जो है सर्टन स्किल को मास्टर नहीं कर सकते, उसकी बहुत सारी रीजन होती हैं। एक इसमें ये भी होती है कि चाइल्ड इज विजुअल लर्नर, उसको जुबानी कहीं भी चीज समझ नहीं आती, उसके सामने अपनी चीजों को विजुअलाइज करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ देम विजुअल। फिर सेकंड चीज, कुछ बच्चों में थोड़ी इमेजिनेशन थोड़ी वीक होती है, या डिफरेंट तरह की इमेजिनेशन होती है, डिफरेंट तरह की चीजों को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उनके सर्टन एकेडमिक स्किल जो है दैट इज जिसमें प्रॉब्लम होती है, उनको उसको टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते, उनको बहुत टाइम चाहिए होता है एक टास्क को समझने के लिए, उनको हर डिटेल बताने, उनको अगला पिछला सब समझ आना, तो उसके बाद दे कैन डू दैट। सो दैट इज समथिंग is creating problem for a child with autism. Even sometime I have worked with a lot of children जिनकी intellectual disability नहीं है, या जिनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, बहुत हाई भी कह सकते हैं, समटाइम अबव एवरेज भी होता है, उनको लर्निंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स मैंने कहा, कुछ को एस्पर्जर सिंड्रोम भी हो सकती है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि वो कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम, कम्युनिकेट करने में इशू, सम टाइम बच्चों को आता है वो नहीं बता पाते, उनको डर लगता है बोलने से, बताने से डर लगता है, और उनको डर होता है कि हमें जज किया जाएगा, हम सही नहीं बोल पाएंगे। Sometimes people call them कि these people are shy. The point over here is कि वो communicate नहीं कर पाए, they are shy. तो अगर हमारे oral exams होंगे तो oral exam में तो लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, ग्रुप एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर सकते, because they are not comfortable in group activity. फिर वहां पे अगर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है वहां पे, तो बच्चों के सेंसरी डिफरेंसेस होते हैं, so they cannot perform in such places. ग्रुप एक्टिविटी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे बोलते हैं, वो फिर ग्राउंड में भी नहीं खेल सकते वो, सो सोशलाइजेशन तो क्या, कम्युनिकेशन, हर चीज यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है। फिर लर्निंग बेसिक स्किल में इशू है, मेकिंग फ्रेंड्स है, मेकिंग आई कांटेक्ट है, जवाब देना, कमांड को फॉलो करना, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट फॉर देम। सो दैट इज समथिंग is creating hindrance for children with autism.
these are more or less, अगर हम कहा जाए, अगर इसको देखा जाए, these are some form of hidden disabilities जो कि शायद बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होती, और जो हमारा academic system है, that is not according to that. So that's all for today presentation. So that's all.